नमस्कार, चुनावी पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव और हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद है हमारे कार्यकारी संपादक जयशंकर गुप्त। जयशंकर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो 2019 लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग आज हो गई है। आपको पता ही है कि इस बार 7 चरणों में वोटिंग होनी है और वोटों की गिनती 23 मई को होगी। पहले फेज में आज 20 राज्यों की 91 सीटों के लिए मतदान हुए हैं। इसके अलावा ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा के लिए भी आज वोटिंग हुई है। दूसरी तरफ आज 2 हाई प्रोफाइल रोड शो और उससे पहले पूजन अर्चन और बाद में नॉमिनेशन हम सब ने देखा है। जी हां, सोनिया गांधी ने रायबरेली से और स्मृति ईरानी ने अमेठी से आज पर्चा दाखिल कर दिया है। स्मृति के साथ उनके पति जुबिन ईरानी पूजा के समय बैठे हुए थे और इधर सोनिया गांधी के साथ पूजन कार्यक्रम में बेटी प्रियंका और बेटा राहुल साथ बैठे हुए दिखाई दिए। नॉमिनेशन के बाद जहां स्मृति ईरानी ने राहुल और गांधी परिवार पर भड़ास निकाली, तो वहीं मां सोनिया के नॉमिनेशन के बाद मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने आज एक बार फिर मोदी जी को भ्रष्टाचार और अन्य मामलों में खुली बहस की चुनौती दी। खैर, ये सब तो जयशंकर जी राजनीति का अहम हिस्सा है, इसीलिए अभी ये चलता रहेगा। लेकिन लोकतंत्र की मजबूती के लिए आज चिलचिलाती धूप में जनता अपने अपने घरों से बाहर निकलकर पोलिंग बूथ पर आई और अपने मनपसंद नेता को जिताने के लिए वोट डाली। इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि मोटा मोटी 60% के लगभग मतदान हुए हैं। ये आंकड़े अभी बढ़ेंगे। क्या कहेंगे जयशंकर जी इसको? नहीं, देखिए, हाल के चुनाव में लगातार देखने में आ रहा है कि मतदाताओं में जागरूकता बढ़ रही है और लोग बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। इस बार भी बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है और मुझे लगता है कि जो आंकड़ा आप बता रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो स्ट्रेटजिकल वोटिंग हमने देखा, खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाकों में। आपको याद होगा शायद 2017 का जो विधानसभा का चुनाव हो रहा था जी, तो पहले से कतारबद्ध होकर के मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया था, मुसलमानों ने वोट दिया था। और उसको लेकर के आरएसएस का जो कनफुकवा तंत्र है या भाजपा के लोग थे, वो जगह जगह जा करके उन्होंने जो फैलाया कि साहब ये देखो मुसलमान तो एक बद्ध होकर के वोट दे रहे हैं और आप क्यों चुप बैठे हो। तो उसके नतीजे, उसके चलते एक पोलराइजेशन करने की कोशिश की गई थी, हिंदू मुसलमान के बीच में पोलराइजेशन करने की। तो इस बार उन्होंने बड़ी सोच समझ करके या तो टुकड़ों में मतदान किया या फिर हमको लगता है सबसे बाद में मतदान किया। शुरू के आपने देखी जो कतारें दिखाई दे रही थी उसमें उस ढंग का ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, जबकि ऐसा है नहीं। तो एक फ़र्क ये है। और दूसरा, लोग बता रहे हैं कि मतलब ये चुनाव जो है जिस तरह से हो रहा है, ये सीधे सीधे ये है कि 5 साल की एक सरकार जिसने अपने सारे चुनावी वायदों को जुमलों में बदल दिया और जो रोजगार, काला धन, किसानों की बेहतरी, ये सारे मुद्दों को लेकर के चुनाव में जीत करके आई थी 2014 में। आते आते 2019 में वो राष्ट्रवाद, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इसके आगे मतलब इससे हास्यास्पद बात नहीं लग सकती राजीव जी। जिस तरह से लातूर में हमारे प्रधानमंत्री ने भाषण किया कि जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं युवा, छात्र युवा, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि क्या आप पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले और बालाकोट में जवाबी कार्रवाई के नाम पर आप वोट करेंगे क्या? क्या है, मतलब आप ये पूछते कि भाई नौजवानों, युवाओं, आपके लिए हमने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे साल में, आपके लिए हमने इतने रोजगार दिए, क्या आप इससे खुश होकर वोट करेंगे क्या? कुल ये बात मिलाकर के पूछना रिपोर्ट कार्ड देनी चाहिए थी अभी। हाँ। जो हमने ये भी देखा कि घोषणा पत्र और संकल्प पत्र जो इनका है, उस संकल्प पत्र में इन्होंने कहीं भी अपने रिपोर्ट की बात नहीं की, न ही नोटबंदी की बात की, न ही जीएसटी की बात की, न ही 15 लाख रुपए आने की बात की, न ही भ्रष्टाचार मुक्ति की बात की, न ही काला धन आने की बात की। रिपोर्ट कहीं नहीं है, लेकिन यह है कि फिर से हवा हवाई जो बातें चलती आई हैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है। जैसे नहीं, अब उन्होंने कहा व्यापारियों को हम पेंशन देंगे, किसानों को हम पेंशन देंगे। तो हमारी बात हो रही थी कुछ लोगों से, तो उन्होंने कहा कि अब इनके वादों पे कौन भरोसा करे। इनके अध्यक्ष तो पिछली बार के चुनाव में 2014 में हम लोगों ने वोट दिया, उसके तुरंत बाद कह दिया भाई चुनाव में जुमले तो फेंके जाते हैं, ये तो वायदे तो जुमले होते हैं। तो अगर ये वायदे भी जुमले ही साबित हैं तो फिर इनको हम क्यों वोट दें? इस तरह की बातें लोगों से सुनने में मिली। और जो सबसे बड़ी बात जिस पर ये घेर रहे थे कांग्रेस को और विपक्ष को कि ये पाकिस्तान चाहता है कि मोदी हारें, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि नहीं, हम चाहते हैं कि मोदी जी जीते। बिल्कुल, कि मोदी जी जीतेंगे तभी कश्मीर समस्या का हल होगा, इस इलाके में शांति बरकरार होगी। तो सबसे बड़े दोस्त के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वो इमरान खान नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार नज़र आ रही है। और पाकिस्तान ने ये आशंका भी व्यक्त कर दी है कि हो सकता है कि इसी मतदान के बीच में एक पुलवामा जैसा हमला और हो जाए।
मतलब ये कोई कार्रवाई बात आप ये भी आई कर थी, सकते बिल्कुल, हैं, ये बिल्कुल। कार्रवाई और की भी कर सकते हैं, बालाकोट जैसी कोई कार्रवाई। तो ये बातें जो चल रही हैं, तो मतदाता बहुत चालाक हो गया है, वो समझ रहा है कि भाई हमको इस देश में अमन और चैन के साथ रहना है। हमारा जो गंगा जमुनी तहजीब की बात रही है, हम जो मिलजुल कर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक साथ मिल करके रहते रहे हैं, तो उनमें तफरका पैदा करने वाली ताकतों को हम शिकस्त देंगे और एक नया हिंदुस्तान बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें न्याय होगा, सामाजिक न्याय भी होगा, आर्थिक न्याय भी होगा। जी, तो ये सारी बातें तो हैं, लेकिन एक चीज़ और भी देखें कि आज जो मतदान हुए हैं 91 सीटों पर, उनमें से किन किन कई ऐसे हैं जिनकी किस्मत जो है आज ईवीएम में बंद हो गई है, जिनमें जो हाई प्रोफाइल हैं उनमें नितिन गडकरी, हंसराज अहीर, किरण रिजिजू, जनरल वीके सिंह, सत्यपाल सिंह और महेश शर्मा, ये केंद्रीय मंत्री हैं। उनके साथ साथ चिराग पासवान, अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी, असदुद्दीन ओवैसी, हरीश रावत जैसे नेताओं का भविष्य आज ईवीएम में कैद हो गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में जयशंकर जी, हम लोगों ने जैसा देखा है कि वहां का चुनाव अभी बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे है, क्योंकि मुकाबला भाजपा बनाम महागठबंधन में है। बिहार का गठबंधन जो है वो कांग्रेस और आरजेडी के साथ है, जबकि और कुछ छोटे दल हैं उनके साथ है, जबकि उत्तर प्रदेश में देखें तो सपा, बसपा और रालोद एक साथ मिलकर के लड़ रहे हैं। आप बिहार और उत्तर प्रदेश को, क्योंकि यहीं से कहते हैं कि जो दिल्ली का जो दरवाजा है वो यहां से खुलता है, यहीं से होकर के गुजरते हैं, बिल्कुल। तो इसको किस रूप में देखते हैं, इस गठबंधन बनाम भाजपा? नहीं, देखिए, पहली बात तो राजीव जी आप एक समझ लीजिए कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो 8 सीटें हैं जी इनमें जो है ये जाट, मुस्लिम, दलित बहुल इलाके हैं जी और ये हमको लगता है कि 60 के दशक से देखा जाए तो जाटों और मुसलमानों के बीच में एक सामाजिक समीकरण बना रहा है। चौधरी चरण सिंह के ज़माने से जाट और मुसलमान एक साथ मिलकर के वोट करते थे और दलित लेकिन कांग्रेस के साथ होते थे जी। बीच में क्या हो गया, जब से कांसीराम जी का उदय हुआ, मायावती जी का उदय हुआ, तो उस समय से दलित लोग कांग्रेस से हट करके चले गए बहुजन समाज पार्टी के साथ। और मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ था 2013-14 में जी उसके बाद जाटों और मुसलमानों के बीच खाई बढ़ गई थी। उस खाई का नतीजा हुआ था कि 2014 में 8 की 8 सीटें भाजपा के खाते में चली गई थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीत गई थी। लेकिन जब एहसास हुआ लोगों को कि भाई खोने वाले तो जाट भी थे और मुसलमान भी थे, बिल्कुल, फायदा किसी और को हुआ हो लेकिन दोनों का तो नुकसान हो गया, भाईचारा टूट गया। दशकों का जो भाईचारा था वो एक दंगे के कारण और एक मतदान के कारण टूट गया, तो फिर से एकता की बात हुई। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इस एकता में दलित भी शामिल हो गए और इसका नतीजा कैराना में देखने को मिला। जिस कैराना में हुकुम सिंह ने लाखों वोट से जीता था चुनाव, उस हुकुम सिंह जी की बेटी मृगांका हार गई और लोकदल और ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज के समर्थन था, इनका समर्थन से वो कैंडिडेट जीत गई। तबस्सुम जो है जहाँ इस बार भी वहाँ से वही कैंडिडेट हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो समीकरण कारगर हो गया, जो मुझे कोई शक नहीं है उसके कारगर होने पर, तो 8 में से शायद ही 1-2 सीटें कहीं और जाएं, बाकी सारी सीटें गठबंधन के खाते में ही जाती दिख रही है। उसी तरह से बिहार है, बिहार का भी जो है, हाँ, बिहार का जो है, बिहार में 2 तरह के गठबंधन हैं। एक तरफ है नीतीश कुमार जी का गठबंधन, रामविलास जी का और नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2014 के समय में, चुनाव के समय में, वो विधानसभा के जो चुनाव था उस समय, कि हमको तो लगता है कि नीतीश कुमार के पॉलिटिकल डीएनए में ही कोई गड़बड़ी है, बल्कि अलग-अलग लड़ रहे थे, बल्कि उसको उस समय उन्होंने बिहार के डीएनए से भी जोड़ दिया था कि लगता है बिहार का ही कुछ गड़बड़ है। बहुत बड़ा कैंपेन भी चला था, नीतीश कुमार वहां से डीएनए टेस्ट के लिए अपने भिजवाए भी थे, तो नमूने भी भिजवाया था उन्होंने। देखिए, नीतीश कुमार जी के साथ आप समझ लीजिए कि 2014 से लेकर के 2019 तक वो अलग अलग लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं। 2014 में वो सीपीआई के साथ मिलकर लड़े, 2015 में विधानसभा का चुनाव आरजेडी के साथ मिलकर लड़े और फिर 2019 का चुनाव वो भाजपा के साथ लड़ रहे हैं। ठीक है, तो उनका तो खैर वो पलटू राम, कई तरह के नाम उनके आ गए हैं, उनके साथ वैसे नाम तो जुड़ गए हैं। और रामविलास जी को तो मौसम विज्ञानी कहा जाता है, लेकिन इस बार लग रहा है कि जिस तरह से हमारा मौसम विभाग जो है, कई बार जब बोलता है ना कि लोग क्या कल बारिश होगी, तो लोग छाते लेकर निकलते हैं, लेकिन उस दिन बारिश नहीं निकलती है। तो इस बार उनका मौसम विज्ञान थोड़ा गड़बड़ा रहा है, क्योंकि जो अभी हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, हमारी कुछ लोगों से बातें भी हुई हैं बिहार में, तो जमुई में चिराग पासवान, आज चिराग की किस्मत दांव पे है। चिराग मतलब दो जो हाई प्रोफाइल है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक चिराग पासवान जिसके बारे में आप बता रहे हैं अभी, और दूसरा जीतन राम मांझी, जो 2 जगह से किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें से जो गया है वहां आज वोटिंग हुई है। इन दोनों के बारे में देखिए, गया जो है, गया परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी का आधार क्षेत्र रहा है। वहाँ हर समय विधानसभा की सीट
वही जीतते रहे हैं, भाजपा के नेता जीतते रहे हैं। और लोकसभा का चुनाव भी अभी हाल के 2-3 चुनाव भाजपा जीतती नहीं, तो उसके पहले तो आरजेडी या जनता दल के राजेश कुमार होते थे, सांसद वहाँ से होते थे, लेकिन इधर भाजपा जीत रही थी। तो भाजपा का ही क्लेम था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जबरदस्ती जो 7 सीटें उनसे ज़्यादा लिया, उन सीटों में से एक गया की सीट भी है। तो भाजपा के लोग वहाँ पे अंदर खाने तो नाराज हैं। और जीतन राम मांझी भी उसी इलाके में, हालांकि दोनों मांझी ही कैंडिडेट हैं। हाँ, बिल्कुल, मांझी जनता वर्सेस दल यू मांझी। के भी उम्मीदवार जो है विजय मांझी, वो भी हैं, वही उस एक ही समुदाय से हैं, समुदाय से। और उसी से जीतन राम मांझी भी हैं। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार के सहयोगी रहे हैं, लेकिन इस बार उनके साथ राष्ट्रीय जनता दल है, इस बार उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा, उस इलाके में कुशवाहा लोगों का भी ये है, वैसे भी काफ़ी हैं, खासतौर से गया शहर के इलाके में। हाँ, वीआईपी के मल्लाह हैं वहाँ। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है, तो जीत हार किसी की भी हो सकता है कि जनता दल यू का भी कैंडिडेट जीत सकता है या फिर जीतन राम मांझी भी जीत सकते हैं, लेकिन बहुत कम मार्जिन से होगा, लड़ाई बहुत टफ होगी। लेकिन इधर जमुई की बात अगर करें, जमुई तो हम बता रहे हैं कि जीतने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। चिराग राजनीतिक तौर पे चिराग बुझ सकता है वहाँ, चिराग जो है वो बुझ सकता है, मतलब राजनीतिक तौर पे जैसा देखा जा रहा है, जैसा आप बता रहे हैं। लेकिन एक हाई प्रोफाइल और भी है जहां आप रहे हैं, मैं नागपुर की बात कर रहा हूं जयशंकर जी। नागपुर में नाना पटोले वर्सेस नितिन गडकरी, बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल मामला यहाँ दिख रहा है, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो उसी के साथ विदर्भ के और इलाकों में बिल्कुल, विदर्भ के इलाकों में 7 जगहों विदर्भ में इस बार वो हवा नहीं है जो 2014 में थी। विदर्भ में इस बार कांग्रेस और एनसीपी का जो गठबंधन है वो काफ़ी मजबूत होकर के उभर के आया है। लेकिन नितिन गडकरी का चूंकि नागपुर के इलाके में अपना खुद भी बहुत काम है और एक जो समीकरण दिखाई देता है, तो बहुत सारे लोग जो कांग्रेस के भी लोग रहे हैं, वो लोग भी कभी कभी उनके साथ में आते हैं। और वहाँ विलास मुत्तेमार उम्मीदवार होते थे, उनका टिकट कट गया है, इस बार नाना पटोले को दे दिया। नाना पटोले का सामाजिक बेस तो हो सकता है, लेकिन नाना पटोले बेसिकली चंद्रपुर गढ़चिरौली वाले, उधर गोंदिया के इलाके के हैं वो, वहाँ पे पिछली बार जीते थे वो चुनाव, लेकिन शायद वो सीट चली गई होगी एनसीपी के खाते में, इसलिए वो यहाँ आ गए हैं लड़ने के लिए। तो टक्कर दे सकते हैं, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है कोई बहुत संदेह इस बात में कि नितिन गडकरी चुनाव नहीं। एक आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, इन 91 सीटों की जो स्थिति 2009 वर्सेस 2014, वो मैं जरा अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, इस पर भी बात करना चाहूँगा आपसे कि 2009 में जहां भाजपा को इन 91 जहां वोटिंग आज हुई है, जहां भाजपा को 2009 में 7 सीटें थीं, तो वहीं 2014 में बढ़कर 32 हो गई, मतलब 25 सीटों का फायदा हुआ था। और कांग्रेस की सीटें 2009 में 55 थीं, जो घटकर 7 हो गई थी, 48 सीटों का लॉस हुआ था कांग्रेस को। टीडीपी, चूंकि आंध्र प्रदेश में भी आज चुनाव, आज दोनों मतलब लोकसभा का चुनाव, मतलब पूरा चुनाव हुआ है, लोकसभा विधानसभा दोनों का। टीडीपी की को वहाँ पे 2009 में 6 सीटें थी और 2014 में 16 सीटें आई थी, 10 का गेन हुआ था। टीआरएस तेलंगाना की बात करूं तो 2 सीटें 2009 में थी और 2014 में 11 सीटें। इस प्रकार वेस्ट बंगाल अगर चलें तो वहाँ आज 2 सीटों पर मतदान हुआ है और 2009 में एक भी सीट नहीं थी और तृणमूल को इस 2014 में 2 सीटें थीं। तो ये और अन्य के खाते में 14 और 21, ये तो अलग। ये जो मेनली मैं बात करना चाहूँगा भाजपा और कांग्रेस, जहां भाजपा को 25 सीटों का फायदा, 91 सीटों में से 25 सीटों का फायदा 2014 में हुआ था और कांग्रेस को 48 सीटों का लॉस हुआ था। इसको इस बार किस रूप में देखते हैं? क्या कांग्रेस कहीं गेन करती हुई दिख रही है आपको? कांग्रेस को कोई बहुत ज़्यादा गेन तो हमारी दिखाई, कांग्रेस के लिए गेन करने की जगह आज जो मतदान क्योंकि इन आंकड़ों में सपा बसपा गठबंधन की बात नहीं है। हाँ, नहीं है, तो वो तो उसके क्योंकि बसपा को तो कुछ मिला ही नहीं था। नहीं, उसमें बसपा को मिला नहीं था, समाजवादी पार्टी या आरएलडी को भी नहीं मिला था। और तो बिल्कुल, और आरएलडी, हाँ, चूंकि ये आरएलडी का मामला है, एरिया है, तो जिन राज्यों में चुनाव हुआ है, जितनी सीटों पे चुनाव हुआ है, उसमें कांग्रेस का स्टेक बहुत ही नगण्य है। जैसे आप देख रहे हैं ना कि पिछली बार कितने 7 सीटें थी, 7 सीटें थी, तो 7 से कुछ एक सीटें बढ़ जाएं तो बढ़ जाएं, लेकिन हमको जो बढ़ेगी उसकी सीट, तो एक तो बिहार में तो ये जो 4 है उसमें कोई उनका है ही नहीं जी। अच्छा, आज कोई नहीं। और विदर्भ में जरूर बढ़ सकती है, महाराष्ट्र के जो विदर्भ के इलाके में बढ़ सकती है। तेलंगाना में 1 या 2 सीट मिल जाए तो अच्छी बात है। ये आंध्रा में भी थोड़ा मुश्किल ही है कहना, वहाँ पर भी 1-2 सीट अगर मिल जाए तो मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे वाईएसआर कांग्रेस का इस बार पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। और तेलंगाना में अभी भी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी के चंद्रशेखर राव
का जलवा कायम है। विधानसभा में उन्होंने साबित कर दिया। इस बार भी असदुद्दीन ओवैसी के जीतने में भी कोई शक नहीं रह गया है। उनके साथ साथ दोनों साथ लड़ रहे हैं। तो ये लेकिन भाजपा का खाता वहां नहीं खुलेगा, ये बात तो तय है कि न तो तेलंगाना में खुलेगा और न आंध्रा में खुलेगा। जबकि पिछली बार भाजपा की सीटें थी, एक दो हाँ, सीटें थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो 2 सीटें हुई है उसमें से 1 या दोनों जीत सकती है भाजपा। जो कूच बिहार के इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है और वो हिंदू बहुल इलाका है काफी। पिछली बार भी उनको काफी वोट वहां मिले थे, लेकिन हार गए थे वो लोग। लेकिन इस बार लग रहा है कि वो अच्छी लड़ाई में है कूच बिहार में, खास तौर से। मैं एक जहां हम लोग बैठे हुए हैं नोएडा, इस नोएडा मतलब गौतम बुद्ध नगर की सीट की बात करना चाहूँगा आपसे। यहाँ डॉक्टर महेश शर्मा, ये भी हाई प्रोफाइल सीट है जयशंकर जी, और केंद्रीय मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं, उनके अपने दावे हैं। यहाँ एयरपोर्ट लाने की जो बात जेवर में हो रही है उसके लिए भी उन कई सारे दावे वो करते आए हैं महेश शर्मा जी। वो इस सीट को और आज जो मतदान हुआ है उसको किस रूप में देख रहे हैं आप? नहीं, अभी देखना पड़ेगा कि किन इलाकों में, जो कि शहरी इलाकों में जो वोट पड़े होंगे उसमें से महेश शर्मा जी को अपरहेज हो सकता है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में गठबंधन भारी दिखाई दे रहा है। और जो खासतौर से जो राजपूत वोट हैं उसमें डेंट किया है कांग्रेस के युवा उम्मीदवार ने। कांग्रेस युवा उम्मीदवार अरविंद सिंह हैं, कोई शायद अरविंद सिंह, तो उनको भी अच्छा खासा समर्थन मिला है। और ग्रामीण इलाकों में खास तौर से जो सोशल इंजीनियरिंग वाला मामला है, वो जाट हो, गुजर हो, मुस्लिम हो, दलित हो, ये खुलकर के साथ में आए हैं। बोलने के रूप में तो नहीं आए हैं, वोकल नहीं है वो। आपको से जैसे मीडिया के लोग जाएंगे तो 10 लोगों के बीच में वो बात नहीं करेंगे, लेकिन आप अलग से बात करेंगे तो फिर अपने मन की बात वो बताते हैं। तो अगर वो कारगर हो गया तो जो मैं कह रहा हूँ आपसे कि कैराना से लेकर के बाकी सारे इलाकों में जो लहर चली होगी तो नोएडा उससे बहुत अलग नहीं होगी, अछूता नहीं है। लेकिन महेश शर्मा का है, चूंकि यहाँ हैं, पैसे वाले हैं, अस्पताल बहुत बड़ा है, डॉक्टर हैं, उन्होंने सेवाएं भी की है लोगों की, और आज नमो फूड भी बांटा है खूब जम करके। हाँ, ये बात भी सुनने को मिली कि वो ये तो आचार संहिता का उल्लंघन है। अब चुनाव आयोग ने उसको किस रूप में देखा है या नहीं देखा है, ये बात दिगर है, अब ये तो देखने वाली बात हो सकती है। लेकिन भाई, अगर आपको लोगों को खाना पहुंचाना ही था, चाहे सुरक्षा कर्मियों को पहुंचाना हो या अपने पार्टी के लोगों को भी पहुंचाना हो, तो कहीं से लेकर ब्रांड क्यों आपने बनाया? नमो ब्रांड का मतलब कोई आपने चूंकि नमो करके एक ब्रांड बना दिया था, तो अगर वो ब्रांड यूज हो रहा तो आचार संहिता के सीधे सीधे बरकस खिलाफ है। बिल्कुल। तो अब चुनाव आयोग पर है, वो देखता है क्या करके। गाजियाबाद में बीके सिंह जी हैं, बीके सिंह जी का भी है, उनके खिलाफ नाराजगी तो बहुत थी, लेकिन अब वो कितना उस नाराजगी को कम कर पाए हैं। 5 लाख से ज्यादा मतों से, पौने 6 लाख वोट से जीते थे। लेकिन डॉली शर्मा जो हैं, कांग्रेस की कैंडिडेट जो हैं, उनके पक्ष में प्रियंका गांधी का जो रोड शो हुआ और उसमें काफ़ी लोगों ने जो शिरकत की, तो उसके बाद से कांग्रेस के लोगों का मनोबल थोड़ा बढ़ गया, काफ़ी बढ़ गया। हम आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया था। जब डॉली शर्मा उम्मीदवार हुई तो सुरेंद्र कुमार शर्मा मुन्नी जो थे, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको हटा करके उन्होंने सुरेश बंसल को दे दिया, जो वैश्य कम्युनिटी से हैं। वैश्य यहाँ पे काफ़ी हैं गाजियाबाद में। आपको याद होगा कि इसके पहले भी कांग्रेस के होते थे, गोयल, सुरेंद्र गोयल नाम था शायद, वो सांसद होते थे। तो उसके हिसाब से अगर वो कॉम्बिनेशन चल गया कि मतलब वैश्य जुड़ गए और यादव, गुजर, मुसलमान और दलित ये लोग एकजुट हो गए, तो फिर तो जनरल साहब का भी थोड़ा सा। प्रियंका फैक्टर को किस रूप में देख रहे हैं जयशंकर जी? आखिरी सवाल आपसे लूँगा कि जैसे अभी आपने बताया कि जैसे ही प्रियंका आई यहाँ गाज़ियाबाद में और डॉली शर्मा के पक्ष में उन्होंने जैसे ही रोड शो किया, उसके बाद वहाँ का माहौल चेंज हो गया। ऐसे ही माहौल कई अलग सहारनपुर में हुआ, सहारनपुर में बहुत बढ़िया रोड शो हुआ, फतेहपुर में हुआ। मुश्किल सिर्फ एक ही है कि प्रियंका गांधी इतनी देर से राजनीति में आई हैं, पहली बार सक्रिय राजनीति में आई हैं, और अमेठी और रायबरेली से। एक बात मैं जोड़ दूं, आपकी बात को आगे बढ़ाए, उसके बाद आप आगे बढ़ाइए कि ऐसी खबर आज ही आई है कि प्रियंका गांधी 100 से ज़्यादा अलग अलग जगहों पे चुनाव प्रचार में जाएंगी। बहुत अच्छी बात करेंगी। वही मैं कह रहा था कि एक तो देर से आई, और दूसरा ये कि जो पहली बार आई तो उसके बीच में फिर 15-20 दिनों का गैप दे दिया उन्होंने, फिर उसके बाद आई। तो एक कैजुअल पॉलिटिक्स नहीं चलती है राजनीति में, कैजुअल पॉलिटिक्स नहीं होती है, और वो भी तब जबकि सामने चुनाव, जबकि एकदम सामने चुनाव है। दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस के साथ सबसे बड़ा संकट है कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। आज कोई भी संगठन है नहीं, जनाधार उस ढंग से रहा नहीं है, तो उसको पूरे नए सिरे से आपको जोड़ना है। तो अगर ये पहले आ गई होती, पहले से शुरू कर लिया होता, तो शायद हो सकता है कि थोड़ा संगठन की मजबूती भी आती, तो आज जो रोड शो का लाभ है वो मतदान में आपको मिल सकता था। क्योंकि
हम आपसे की बात से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन आपको मतदान तभी करेंगे जब हमको मतलब उसको वोट में तब्दील तभी करेंगे जब आपके पास कार्यकर्ता हो काडर जो हो। लेके जाए, काडर हो। जबकि जैसा था हम वो, लोग, हाँ, यूपी में था, बिहार में भी था। हमने छत्तीसगढ़ में देखा, वहां पन्ना प्रमुख बना बना करके, और छत्तीसगढ़ का जो चुनाव हुआ, जो उसमें जो रिजल्ट आया है, पुनिया और वहां भूपेश बघेल, इन लोगों ने जो मिलकर के मेहनत की 6-8 महीने, साल भर लगभग, वो मेहनत पूरे मतलब देश भर में करने की जरूरत लग रही नहीं है। राजीव जी, एक चीज मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ के मामले में राहुल गांधी की विश्वसनीयता बहुत ज्यादा कारगर रही। हमने सुना कि छत्तीसगढ़ के किसानों ने कह दिया कि भाई हम धान तब तक नहीं बेचेंगे जब तक कि राहुल गांधी की सरकार नहीं आ जाए। बिल्कुल क्योंकि सही। उन्होंने कहा था कि हम 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदेंगे। तो आने के तुरंत बाद भूपेश बघेल की सरकार ने 2500 रुपये क्विंटल की हिसाब से शुरू कर दी, हाँ, शुरू कर दी, और पुराना बोनस भी शायद अदा बोनस कर भी दिया और कर्ज माफी भी की। कर्ज माफी भी। तो इससे लोगों में ये लग रहा है कि साहब राहुल गांधी ही आदमी है जो वादा करता है उसको पूरा करता है जी। और इसको हमको तो छत्तीसगढ़ के एक भाजपा के बड़े नेता जो सांसद रहे, कट कर गया, कई बार सांसद है जी, उनका मानना है कि छत्तीसगढ़ में तो शायद बीजेपी को इस बार बोहनी भी नहीं हो पाएगी, ये हालत हो गई है। जी, ऐसी खबर जयशंकर जी बिल्कुल आ रही है। और एक जो है, क्योंकि एक कांग्रेस की बात अगर करें तो कहीं से एक उम्मीद की किरण जो है वो पिछले चुनाव में दिखी थी, और वो किरण सबसे ज्यादा राहुल गांधी के प्रति देश भर में भरोसा बन रहा है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि हम 72,000 रुपए देंगे मिनिमम गारंटी योजना, इनकम गारंटी योजना के तहत, न्याय जो है, तो न्याय करवाया, मध्य प्रदेश में कहा तो वहां करवाया, राजस्थान में कहा तो वहां करवाया, तो ये देश भर में करेगा। तो एक भरोसा तो ये जग रहा है। बस इस भरोसे को ईवीएम मशीन तक पहुंचा देने का अगर आपके पास संगठनात्मक ढांचा बन गया या तैयार हो गया तो फिर तो भैया बिल्कुल। तो कांग्रेस जो है इस भरोसे को, जैसा जयशंकर जी कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन तक पहुंचाए और अपने पक्ष में वोट डलवाए वोटर से, तभी कांग्रेस का भला होगा। लेकिन आज 91 सीटों पर जो मतदान हुए हैं उसमें कई दिग्गजों की, जैसे हम लोगों ने बात की कि किस्मत जो है आज वो दांव पे है, वो उस ईवीएम में कैद है, और ये सब खुलेगी, किस्मत उनकी खुलेगी 23 मई को, जिस दिन हम लोग फिर बैठेंगे। लेकिन इसके बाद, इसके अलावा अभी 6 चरण और भी हैं मतदान के लिए। गर्मी भी बहुत तेज है, तो गर्मी में जब आप वोट डालने जाएं तो पानी साथ लेकर जाएं, जैसा प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि पानी साथ लेकर लेकिन जाएं, मतदान करने जरूर जाएं, और मतदान करने जरूर जाएं। अपने जो चहेता जो आपके उम्मीदवार हैं उनको मतदान जरूर करें। इस देश के बारे में जरूर सोचें, अपने बारे में जरूर सोचें। ऐसा ना कहें कि हमारा जो एक जैसा इनकी जो बात आई थी हेमा मालिनी की, उन्होंने कहा कि मैं तो एमपी हूं और नाला बनवाना मेरा काम नहीं है। लेकिन घास काटना उनका काम है, गेहूं काटना उनका काम हो गया है, उनका काम हो गया, लेकिन नाला बनवाना उनका काम नहीं है। तो ऐसे लोगों के बारे में भी सोचें कि इनको वोट देना है कि नहीं देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। जयशंकर जी, आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।